तो भाई पिछली क्लास में हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा था किसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कितने प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? 4 प्रकार की। फर्स्ट इज मशीनी लैंग्वेज, देन असेंबली, देन हाई लेवल एंड देन फोर्थ जनरेशन। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। देन हमने एक चीज़ और समझाई आपको, कंपाइलेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। कंपाइलर क्या कैसे काम करेगा, पेज बाय पेज, और इंटरप्रेटर काम करेगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब आज हम शुरू करेंगे एक्चुअल सी। सबसे पहले सी शुरू करेंगे, हम ये देखेंगे सी होता क्या है, किस तरह की लैंग्वेज है, कंपाइल्ड होगी या इंटरप्रेट होगी, कंप्यूटर पे चलाने के लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर या कौन से हमें कंपाइलर डालने पड़ेंगे। कि हमने कल कहा था अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसे चलाने के लिए सबसे पहले कोई ना कोई यूटिलिटी डालनी पड़ेगी ताकि उसे हम ट्रांसलेट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो टुडेज सेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ सी। तो सी इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है, जनरल पर्पस, मतलब हम अपने रेगुलर सिस्टम पर, डेली सिस्टम पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं सी को इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई स्पेशल सिस्टम या स्पेशल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स अ जनरल पर्पस। क्लियर है। हाई लेवल के लिए हमने कल दो बातें बताई थी। उसमें एक तो इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ होंगे और प्लस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ होंगे। तो दोनों चीज़ें यूज़ होंगी यहाँ पर। सो दैट्स वाई इट एग्जिस्ट इन विच लेवल, हाई लेवल। एंड दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। ये देख लेंगे भाई कब किसने डेवलप किया था, डेनिस रिची, टू डेवलप द ऑपरेट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई पूछे भाई वाई द यूज ऑफ सी या वाई द डेवलपमेंट ऑफ सी वाज डन या वाई द सी वाज डेवलप्ड, तो आपको सिंपली कहना है टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वर्ड को याद रखना है, टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कुछ बनाने के लिए सी बनाई गई थी। कुछ बनाने के लिए क्या बनाया गया, आपने स्वेटर पहना है तो स्वेटर को बनाने के लिए कोई मशीनरी लगा दी गई। पहले ये मशीन बनाओ, देन फिर क्या बनेगा, स्वेटर। अब हम क्या कर रहे हैं, उस मशीन को लर्न कर रहे हैं ताकि हम भी स्वेटर बना सकें। तो इसके लिए ज़रूरी कि हमें पता होना चाहिए कि उसमें धागा कहाँ लगता है, पिन कहाँ लगती है, सुई कहाँ लगती है, कितनी देर चलती है, कब दिक्कत आती है, इसमें एरर कैसे आते हैं, तो ये हमें सीखना पड़ेगा। तो सिमिलरली तो यहाँ पर जो सी का यूज हुआ था, आजकल सी में गेम बन जाते हैं, सी में हम डेटाबेस बना सकते हैं, सी में सॉकेट बना सकते हैं, नेटवर्किंग बना सकते हैं, सी में बग्स बना सकते हैं, इवन सी में हम वायरस बना सकते हैं, बहुत सारा सी में बना सकते हैं। लेकिन जो इंट्रोडक्शन हुआ था, जो इसका रिलीज हुआ था, किसके लिए बना हुआ था भाई, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। क्लियर। ओके, कहाँ बनी थी, बेल लेबोरेटरी बनी थी। सी वाज ओरिजिनली फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द डेप PDP-11 कंप्यूटर। ये भी बता दूं आपको कि पहली बार जिस कंप्यूटर में सी इम्प्लीमेंट की गई उस कंप्यूटर का नाम था DEC PDP-11 या 11, 1972 में। फर्स्ट कंप्यूटर, एक तरह का ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था, एक बड़ा कंप्यूटर था जिसको चलाने के लिए, ये जिसपे सी को पहली बार ऑपरेट करके रन किया गया, देखा गया कि प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही। ओके, सो पीडीपी के बारे में यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। पीडीपी सीरीज 16 बिट की माइक्रो कंप्यूटर थी जो जिसको डेक डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन सोल्ड करता था 1970 से लेकर 1990 तक। तो ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। इसके बाद सी के वर्जन बनने शुरू हुए। आपको पता है जब कोई नया रिलीज होता है उसके बहुत जल्दी ही फिर उसका कोई नया वर्जन आता है। मोबाइल आया तो भाई नोकिया, फिर नोकिया 660 आया, फिर दुनिया भर की सीरीज आती गई। तो हर एक कोई ना कोई नया एडवांस फीचर आता है। तो इसके तुरंत बाद 1978 में K&R एक नया स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ था सी का। किसने लॉन्च किया था, K&R। भाई बनाया किसने, डेनिस रिची ने। सी वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई डेनिस रिची, बट उनका एक कलीग था जिन्होंने कोशिश किया कि इसको और सरल या और बेहतर बनाया जाए। तो उन्होंने मिलकर, ठीक है, कार्निंघम और डेनिस ने मिलकर एक नया वर्जन रिलीज किया जिसका नाम क्या दिया, K&R स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर लगातार कुछ ना कुछ वर्जन आते गए और आज हम जो यूज़ कर रहे हैं सी, वो कहलाता है C99 या फिर C14। उससे भी एडवांस आ गया, कौन सा, C14। और ISO स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले आया था ANSI सी और अब क्या आ गया, ISO स्टैंडर्ड। तो हम लोग नए लेटेस्ट सी पे काम करेंगे। ओके, अब ये फैक्ट्स हैं, इसको आपको नोट्स में दे दूंगा तो आप पढ़ लेना। सी वाज इन्वेंटेड टू राइट द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड एज यूनिक्स। सक्सेसर ऑफ द लैंग्वेज बी। सी से पहले एक लैंग्वेज चला करती थी जिसका नाम क्या था, बी। बी से पहले भी एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम था एल्गोल। ठीक है, तो पहले एल्गोल थी, देन क्या आया, बी, और बी के बाद क्या मिला, सी। तो ये थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है। 1998 में इसका आंसी वर्जन आया था। उसके बाद
इसके कुछ नए वर्जन आए। और अगर करंटली यूज़ देखें हम सी का, अभी सी में क्या डेवलप हुआ है भाई, यूनिक्स तो पुराने में बन गया था उस टाइम पर। तो प्रेजेंटली द RDBMS MySQL, MySQL is a software. So MySQL is a software that is totally built upon C. ये जो सॉफ्टवेयर है किसके ऊपर बना हुआ है भाई, सी पर बना हुआ है। इस ये सॉफ्टवेयर का नाम है, क्या सॉफ्टवेयर का नाम है, MySQL। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम क्या है, MySQL, किस पे बना हुआ है, सी पर। कोई पूछे हु वाज द को फाउंडर ऑफ सी या हु वाज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, तो डेनिस रिची। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, एल्गोल आई थी 1960 के आसपास, देन बीसीबी, ये रटना नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी रखनी है। बी आया, देन ट्रेडिशनल सी आया, फर्स्ट जो सी आया उसको हमने क्या कहा, ट्रेडिशनल सी, डेनिस रिची वाली। फिर K&R सी आया, देन आंसी आया, देन ISO आया, देन C99, C11, और अभी C14 आ गया है। तो उसको नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, C14। कौन सा, C14, नाम ही 14, मतलब 2014 के आसपास आया। अभी कौन सा चल रहा है, 14 चल रहा है, C14। ओके, तो चलिए ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है सबके बारे में, इसको स्किप कर सकते हैं। C99, फिर सी में क्या आया, C11 पे क्या आया, इस तरह से लिखा हुआ है, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। सी का यूज़, सम एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ सी, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में, लैंग्वेज कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर्स, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्रामिंग, या मॉडर्न की भी कोडिंग करने में होता है, ड्राइवर भी लिख सकते हैं, डेटाबेस में, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में, यूटिलिटी बनाने में, इन सभी जगह सी का यूज़ हम कर सकते हैं। सी इज़ अ मदर, सी इज़ ट्रीटेड एज अ मदर लैंग्वेज। मदर दैट मीन्स जो भी हम सीखते हैं, जो भी लैंग्वेज बाद में इन्फ्लुएंस हुई, फिर चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, .NET हो, C# हो, विजुअल बेसिक हो, सारी कहीं ना कहीं कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई हैं, सी से। सी पहली लैंग्वेज थी जो सबसे आसान थी, सबसे ज़्यादा पोर्टेबल थी। कल मैंने पोर्टेबल और एक चीज़ और पढ़ाई थी, कौन सी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पोर्टेबिलिटी क्या होती है, सिमिलर प्लेटफॉर्म पे, सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम उसे एक जगह से कॉपी करके दूसरे पे प्रोग्राम चला सकते हैं। तो पोर्टेबल तो है, लेकिन इंडिपेंडेंसी क्या होती है कि लिनक्स का प्रोग्राम है और उसको विंडोज़ पे मैं चला लूँ, तब ये कहलाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो सी इंडिपेंडेंट नहीं है, बट क्या है, पोर्टेबल। गुड। सी इज़ अ सिस्टम प्रोग्रामिंग सिस्टम, मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल भी कर सकते हैं सी से। दैट्स वाई कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेता है कि सम प्रोग्रामर से सी इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, कुछ प्रोग्रामर ऐसा मानते हैं, ऐसा क्यों माना जाता है, कोई पूछे आपसे, तो सिंपली आपको कहना है बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू हार्डवेयर, इट इज़ मच क्लोजर टू हार्डवेयर। आगे जब आप सी पढ़ोगे वहाँ पता चलेगा, मैं यहाँ पे पॉइंटर पे काम कर सकता हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मेमोरी पे जाकर कोई चेंजेस कर सकता हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि हार्डवेयर से ज़्यादा क्लोज, जो लैंग्वेज हार्डवेयर से ज़्यादा क्लोज होगी उसको हम हमेशा कहेंगे मिडिल लेवल या मशीनी, क्योंकि उससे हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़े से फीचर्स की बात होगी। सी इज़ ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब और भी कुछ बात करते हैं। कल हमने एक बात और की थी, प्रोसीजरल, याद आ रहा है किसी को, कल मतलब परसों की क्लास में हमने कहा था पहले एक लैंग्वेज बना करती थी जिसमें स्टेप्स बताते थे कि भाई किचन में जाना, रेड कलर का डब्बा उठाना। फिर हमने कहा ये ठीक नहीं है, हमने कहा प्रोसीजर बताओ सिर्फ, कि टेक एनी बाउल, टेक एनी कप ऑफ वाटर, देन ऐड द मिल्क, ऐड शुगर, बॉयल एंड सेंड सो। तो कोई भी बंदा होगा उसको फॉलो करेगा और काम हो जाएगा। तो सी कहता है कि मैं आपको बना बनाया कुछ नहीं दूंगा, कमांड तो दूंगा, लेकिन आपको डेटा क्या रखना है, कहाँ रखना है, ये खुद आपको डिसाइड करना है। तो सी जब प्रोसीजरल लैंग्वेज, किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए ये हमें प्रोसीजर देगा, फंक्शन देगा, वेरिएबल देगा, लूप्स देगा, कंट्रोल्स देगा, स्ट्रक्चर देगा, सब कुछ देगा, लेकिन यूज़ कैसे करना किस पर डिपेंड करेगा, आप पर डिपेंड करेगा। लूप दे दिया भाई, इससे आप 10 बार चला सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेगा 10 बार ही चलेगा, आप उसे 100 बार चलाइए। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा प्रोसीजरल लैंग्वेज। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि जैसे हमने कोई सी का प्रोग्राम बनाया, तो सी का जब प्रोग्राम बनाते हैं, अभी हम क्या करते हैं, MS वर्ड में हमने कोई फाइल खोली, सपोज करिए हमने नोटपैड की कोई फाइल खोली, वर्ड की कोई फाइल खोली, हमने लिखना शुरू किया, तो हमारे अकॉर्डिंग हम कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। पहली लाइन जरूरी नहीं कि हम इंट्रोडक्शन लिखें, हमने कुछ भी लिखा और सेव किया, सामने वाले को भेज दिया, वो भी समझदार है, समझ जाएगा। लेकिन सी कहता है कि जब आप सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो सी के प्रोग्राम को लिखने का एक प्रॉपर तरीका, ये स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। मतलब अगर सी का प्रोग्राम एक प्रॉपर वे में लिखा है
प्रॉपर वे आगे बताऊंगा कि भाई वहाँ पे एक सबसे पहले एक मेन फंक्शन होता है और उसके अंदर ही सारी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। अगर आपने इसमें नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो सी हमें एक इनबिल्ट प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना के देगा, प्रोग्राम को लिखने का तरीका देगा कि आपको कौन सा चीज़ कहाँ लिखनी है। लिखना आपको है, बट पार्टीशन आपको देगा कि वेरिएबल कहाँ बनाने हैं, कंडीशन कहाँ लगानी है, ठीक है, कमांड कहाँ पे लिखने हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहाँ बनेंगे, लोकल वेरिएबल कहाँ बनेंगे, ये सारा स्ट्रक्चर हमें प्री डिफाइन करके सी देगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तुम लोग पाइथन भी पढ़ी है, पाइथन में स्ट्रक्चर्ड नहीं यूज़ किया हमने कहीं भी। क्यों नहीं किया था यूज़? क्योंकि पाइथन में सिंगल लाइन का प्रोग्राम है तो चल जाएगा। इंटरप्रेटर है, आपने एक लाइन लिखी चल गया, तो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। वो प्रोसीजरल तो है बट क्या नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हम्म? हाँ वो स्ट्रक्चर्ड है। Okay, so C is a structured programming language. That means it follow a specific path or specific format of the program, and we must have to follow the same format. If we change the format, then the compiler will not compile your program or not execute your source code. तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई सी के बारे में। मिडिल लेवल हमने बात की थी। कुछ लोग कहेंगे भाई मिडिल लेवल है, क्यों? बिकॉज इट इज़ मस्ट सूटेड फॉर द हार्डवेयर प्रोग्रामिंग ऑल्सो। वी कैन क्रिएट द ड्राइवर्स ऑफ एनी हार्डवेयर, प्रिंटर ड्राइवर, और आपने कोई डिवाइस बनाई, आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं। जैसे अब तुमने क्या बात की, ऑर्डिनो की बात कर रहे हो ना, क्या काम करता है वो? गुड। तो क्या होता है कि अगर ऐसे हार्डवेयर को कंट्रोल करना तो वहाँ की प्रोग्रामिंग कहाँ लिखी जाएगी? सी में लिखी जाएगी। आप देखते हैं वो घड़ियाँ आती हैं, उसमें कोई भी अक्षर चलते रहते हैं, कोई मंत्र लिखा चला गया, लिखता हुआ जा रहा है। शादियों पे कभी कभी ऐसे होटलों के सामने लिखा रहता है और वो चलता रहता है, होटल का नाम या एडवर्टीजमेंट। तो उसके जो ड्राइवर होंगे, किसी ने तो बनाया होगा डिवाइस ना, तो डिवाइस बनाने के बाद उसने प्रोग्राम बनाया होगा प्रोग्राम करने के लिए। तो वो जो प्रोग्राम बने होंगे वो किस पे बने होते हैं? मोस्टली सी में बने होते हैं। इसलिए ये कहलाती लो लेवल या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज में भी इसको रख सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि भाई सी सिंपल है। हमने पहले का हार्ड किस में रहेगा? हाई लेवल लैंग्वेज है। दैट्स वाई इट्स फॉलो द इंग्लिश एंड मैथ लाइक सिंटेक्स, और इंग्लिश एंड मैथ इज मच इजी टू लर्न। ठीक है, लाइव वाले बच्चे कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही? मेरी वॉइस स्क्रीन सब कुछ प्रॉपर्ली पहुंच रहा है आप तक? एक बार कंफर्म करें। ओके, मशीन इंडिपेंडेंट तो नहीं है बट पोर्टेबल है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा मैं, ये काट देना, ये सही है। क्या है? पोर्टेबल। मिडिल लेवल पे भी काम करेगा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो स्ट्रक्चर्ड के कुछ नुकसान भी हैं कुछ फ़ायदे भी हैं। दोनों फ़ायदे हैं, दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। भाई साइकिल है तो आप पता है भाई उसको इंजन से तो नहीं चला सकते ना, वैसे ही चलाना पड़ेगा, तो फिक्स्ड हैं आप कि भाई वैसे। लेकिन साइकिल पे कलाबाजी आप करिए, आप आगे चलाइए, आप घुमा के चलाइए, आप ब्रेक आगे मारिए पीछे मारिए, आपके ऊपर पूरा डिपेंड है। उसने ब्रेक दिया बट ये नहीं बताया कि कब लगाना है। किस पर डिपेंड है? आप पर डिपेंड है। रिच लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पर फंक्शंस हैं वो हमें मिलेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट करने की फैसिलिटी देगा, दैट मीन्स पॉइंटर मिलेगा आगे। स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। अगर जब आप बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ोगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मैंने जो सी में प्रोग्राम बनाया था वो काफ़ी तेज़ चलता था, और जब हम जावा या डॉट नेट पे आए तो थोड़ा स्लो हो गया। तो स्पीड तेज़ होती हैं किसकी? सी की। लाइट वेट लैंग्वेज है। पॉइंटर्स मिलेगा, रिकर्शन मिलेगा, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज होती हैं, मतलब आपको फैसिलिटी देगी कि आप यहाँ अपना भी कुछ नया डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिकर्शन जब फंक्शन का पार्ट है, फंक्शन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। रिकर्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन ऑफ सेल्फ इटसेल्फ एंड द फंक्शन व्हेन रिपीट इटसेल्फ, ये फंक्शन दैट व्हेन इट कॉल्स इटसेल्फ, जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे क्या कहते हैं? रिकर्शन। एक बार हमने चालू किया और छोड़ दिया और काम होता जा रहा है, दैट बिकॉज ऑफ रिकर्शन। हाँ वो भी रिकर्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया सी का। अब देखते हैं सी को कंप्यूटर पे कैसे चलाएं। भाई कंप्यूटर में चलाने के लिए हमने पहले भी कहा कि जब भी कोई भी लैंग्वेज आप कंप्यूटर पे डालते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है कोई ना कोई इंटरप्रेटर या कोई ना कोई कंपाइलर की, जो उसको चलाएगा, ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देगा। तो जब भी कोई लैंग्वेज हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट समझिएगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है। रिक्वायरमेंट में पहले रिक्वायरमेंट होती कोई भी एडिटर जहाँ पर हम प्रोग्राम को लिख सकें। पहली रिक्वायरमेंट कंप्यूटर में क्या होती है? एडिटर, नोटपैड मान लो, जहाँ पर हम प्रोग्राम को टाइप करें, ये तो चाहिए ना, तभी तो हम प्रोग्राम बनाएंगे। और दूसरा रिक्वायरमेंट होता है कंपाइलर ऑफ सी।
जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करे या ट्रांसलेट करे, कंपाइलर ऑफ सी। अब सी के बहुत सारे कंपाइलर हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। एक होता है विजुअल सी कंपाइलर, विजुअल सी प्लस प्लस कंपाइलर होता है, बट सी प्लस प्लस वाला सी को चला लेता है। एक होता है जी एन यू, जी एन यू सी कंपाइलर, कंपाइलर लिख रहा हूँ मैं, समझ लेना। और एक होता है टर्बो सी कंपाइलर। ये कुछ नाम मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, भाई हमने कहा सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ पोर्टेबल है, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए कोई तो हमें इंटरप्रेटर डालना पड़ेगा। तो विंडोज़ पे अगर आप चला रहे हो, किस पर, विंडोज़ पर, तो ये काम कर देगा। जी एन यू किस पे काम करेगा, लिनक्स पे काम करेगा। और टर्बो करता है डॉस बेस्ड काम, डॉस बेस्ड प्लस विंडोज़ पे भी काम कर देता है। डॉस बेस्ड है बट किस पे काम कर देगा, विंडोज़ पे काम करेगा। तो विजुअल, जी एन यू, टर्बो, बहुत सारे, बट मैंने इंपॉर्टेंट के नाम लिखे, सबके नाम लिखने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ हमें चाहिए, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम चाहते हैं। मैं एडिटर के लिए सपोज करो नोट पैड, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एडिटर मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर हम जाकर प्रोग्राम को टाइप कर सकें, हम कहीं भी सी का प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं रखना कि हमको कोई सॉफ्टवेयर होगा तो ही हम टाइप कर पाएंगे। शुरू में क्या होता है, बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको नीली स्क्रीन पीली स्क्रीन वहीं दिखता है, तो उनको लगता है कि नहीं ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम प्रोग्राम ही नहीं बना पाएंगे। प्रोग्राम बना लेंगे हम, बट कंपाइल करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये सॉफ्टवेयर चाहिए। प्रोग्राम तो हम कहीं भी बना सकते हैं, बट कंपाइल करने के लिए हमें चाहिए होता सॉफ्टवेयर। सो वी नीड एडिटर फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स, राइटिंग द सोर्स कोड। हमने कल एक वर्ड यूज़ किया था कि प्रोग्राम को हम प्रोग्राम नहीं कहेंगे, वी ऑलवेज से सोर्स कोड, ठीक है। दैट कैन बी एडिटेड एंड दैट कैन बी ट्रांसलेटेड, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। एनी कोड इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन नोन एज प्रोसेस, ये भी कल हमने बताया था आपको, ठीक है। तो नोट पैड पे भी बना सकते हैं प्रोग्राम को, बट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने चलाने के लिए हमें इनमें से कोई ना कोई एक क्या चाहिए होगा, कंपाइलर चाहिए होगा। सी इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, याद रखेंगे। सी कौन सी लैंग्वेज है, कंपाइल्ड है। आगे और भी फीचर्स मिलेंगे। सी केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर कोई कमांड लोअर केस में लिखी है तो मुझे लोअर केस फॉलो करना है, और अगर कोई कमांड अपर में लिखी, अपर केस, कोई कैमल केस में कोई कमांड लिखा, पहला कैरेक्टर कैपिटल करके लिखो, तो मुझे वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो या तो ये दो चीज़ मैं अलग अलग इंस्टॉल करूं, या फिर वी हैव थर्ड चॉइस, दैट इंस्टॉल एनी IDE, install any IDE. IDE for Integrated Development Environment. It's a software that provide both things, editor as well as compiler. एडिटर भी मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा, कंपाइलर। अगर हम चाहते हैं दोनों को अलग अलग यूज़ ना करें तो कोई भी एक आईडी हम कर सकते हैं, और हम यहाँ पर एक आईडी सजेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोड ब्लॉक IDE। विंडोज़, क्योंकि सभी बच्चे मोस्टली विंडोज़ चलाते हैं, तो कोड ब्लॉक IDE एक सॉफ्टवेयर है, या तो ये डाल दो कंप्यूटर में। और टर्बो C++ IDE, ये कोई भी एक आईडी हम यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ यही की यही फाइल आपको नोट्स पे मिल जाएगी, तो समझते रहना, तुम लोग अपने हिसाब से नोट कर लेना। तो कोई भी एक आईडी हम यूज़ कर सकते हैं। एक विजुअल स्टूडियो भी होता है, विजुअल स्टूडियो कोड भी होता है, कई सारी आईडी। ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें दोनों चीज़ हमें मिल जाएगी, क्या क्या, एडिटर प्लस कंपाइलर। तो VS कोड बोलते हैं इसको शॉर्ट में, VS कोड एडिटर, ये भी एक आईडी है। दीज आर द IDE। कोई भी आईडी अगर इंस्टॉल करते हैं तो आईडी ज़रूरी नहीं कि एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करे, कुछ ऐसी आईडी हैं जो कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे भी सपोर्ट देती हैं। खास तौर पर ये जो कोड ब्लॉक और VS कोड है, हम मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हैं यहाँ से हम C++, जावा, PHP, पाइथन सब कुछ चला सकते हैं। ये स्पेशली सिर्फ C++ के लिए, कौन सा, टर्बो। क्लियर है ना। तो ये हमें करना, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे हैं कि आपको टर्बो अगर इंस्टॉल करना तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबकी लिंक है, क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल दबाना इस फाइल को लेने के बाद, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे इसकी वेबसाइट में, और वहाँ से इसको क्या कर लेना, डाउनलोड।
तो टर्बो पे भी मैं चला दूंगा, और कुछ कमांड्स मैं टर्बो पे सिखाऊंगा। मोस्टली मैं कहाँ सिखाऊंगा, कोड ब्लॉक पे। ठीक है, कहाँ सीखेंगे हम, कोड ब्लॉक पे, क्योंकि इसमें सारे फंक्शन सारे फीचर सपोर्ट करता है। तो यहाँ तो इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है केवल, तो ये प्रोसेस है। मैं आपको सीधे सॉफ्टवेयर यहाँ चला के दिखाऊंगा, आप नेट से डाउनलोड कर लेना इस सॉफ्टवेयर को। तो ये टर्बो वाला है। तो टर्बो अगर आपके कंप्यूटर में डला हुआ है तो टर्बो का जो इंटरफेस है, देखो कुछ इस तरह दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। आप डबल क्लिक करोगे तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन आएगी, और वहाँ पर जाकर हम एडिट कर सकते हैं, जब वहीं से हम रन कर सकते हैं। देखिए, ये इस तरह से ये एडिटर है, ये केवल हमें प्रोग्राम लिखने के लिए क्या दे रहा है, स्पेस दे रहा है। यहाँ पर मैंने फाइल में क्या न्यू किया, क्या है ये एडिटर, जहाँ पर हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। प्रोग्राम लिखने से काम नहीं होगा, उससे को फिर मुझे कंपाइल या रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे हमें एक ही जगह पर, रन का ऑप्शन, कंपाइल का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। भाई दिखाई दे रहा है ना, आउटपुट दिख रहा है ना। लाइव स्टूडेंट्स, आपको ब्लैक स्क्रीन तो नहीं दिख रही है, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर सारे ऑप्शन मिलें सो आप तुरंत समझ लेना दिस इज़ IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ से हम बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई यहाँ पर ये है कि आपके माउस और बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि काम नहीं करते हैं, बार बार एग्जिट होके यहाँ पर आना पड़ता है। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि हम यूज़ कर सकते हैं कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक इंस्टॉल करेंगे, और अगर आपके पास कोड ब्लॉक इंस्टॉल है तो इस तरह से कोड ब्लॉक का आइकन आएगा, आप इसको ओपन करें। सभी बच्चों को मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग कोड ब्लॉक पे काम करें, तो आपको C++ या और भी फीचर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है इंस्टॉल करने में तो मैं इसका ड्राइव का मेरे पास इंस्टॉल है, तो इसकी ड्राइव की लिंक मैं शेयर कर दूंगा अपनी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना मेरी ड्राइव से। इंटरफेस समझ रहे हैं हम, कौन सा इंटरफेस है और किस पे काम कैसे करते हैं। इसका भी पूरा प्रोसेस यहाँ बताया हुआ कि इंस्टॉल कैसे करना, कोड ब्लॉक को कहाँ जाना है, देन आपको कैसे कैसे टिक करना है। यहाँ तो मैं चला के आपको पूरा दिखा रहा हूँ, यहाँ सारा स्टेप भी लिखा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। आई थिंक कोड ब्लॉक इंस्टॉल स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, स्टार्ट होने देते हैं स्टार्ट। अब देखो भाई, हमें बनाना है सी का पहला प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। पिछली क्लास में हमने कहा था प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना है, कंप्यूटर विल फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन, और अगर वो फॉलो कर गया और उसने कुछ काम कर दिया तो दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम चल गया। ठीक है, तो हमने एक बात और बताई आपको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो है बट सी इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी कहता है कि भाई हम जैसा बोलेंगे, जहाँ पे बोलेंगे वही लिखना है। तो फॉर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ आवर फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। ठीक है, सी का प्रोग्राम, हमने फाइल तो खोल ली, फाइल में हमें कहाँ क्या लिखना है। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें समझना है, और ये स्ट्रक्चर हमें इनबिल्ट में करके मिला हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो देखो, सी का प्रोग्राम हम मान लेते हैं हमारे पास कोई फाइल है, ये फाइल है मेरे पास, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सी कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपके सिस्टम पर होता है, एक मिनट, क्या हो गया, मेरा सिस्टम थोड़ा सा रुक रहा है लगता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, कोई बात नहीं। जब तक यहाँ देखिए, ये आपने खोला IDE, कौन सा, कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक में पहला एप्लीकेशन जब भी आप बनाओगे तो आपको यहाँ पर करना है न्यू, एंड न्यू करने के बाद आपको करना प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल, बहुत सारी फाइल अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट में रख सकते हैं। प्रोजेक्ट में हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर कंसोल एप्लीकेशन। याद रखें, यहाँ हमने कहा ना बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए
यहाँ पर GUI भी बना सकता हूँ मैं, विंडोज़ एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट क्या करना मुझे, यहाँ कंसोल एप्लीकेशन एंड करना है गो। सेलेक्ट करना सी या C++ में से कोई, तो हमको क्या सेलेक्ट करना है, सी। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, सो हम लिख दिया यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। आप लोग अपना नाम ये कुछ भी लिख सकते हैं। देन सेलेक्ट द प्लेस और ड्राइव वेयर यू वांट टू स्टोर दिस प्रोजेक्ट। हमने यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, क्या सेलेक्ट है, डेस्कटॉप। अपार्ट ऑफ डेस्कटॉप यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, वेर एवर यू वांट टू स्टोर योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने D ड्राइव सेलेक्ट किया और मैंने ओपन ओके कर लिया। सो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा, D ड्राइव में। देन क्लिक अगेन ओवर द नेक्स्ट। नाउ हियर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ कंपाइलर। देखो मैंने कहा ना बहुत सारे कंपाइलर हैं, सबकी लिस्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट कंपाइलर हमारा GNU यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए। GNU हो सकता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर में। और इस वाले कंपाइलर के साथ जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो GNU बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, बस चेक कर लेना कि GNU कंपाइलर हमारा सेलेक्टेड है, देन फिनिश किया। GNU बेसिकली लिनक्स बेस्ड है, बट विंडोज़ पर भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट बनाकर अपना काम करेगा। जैसे ही आप चलाओगे तो आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए था प्रोजेक्ट की लिस्ट, जो कि नहीं दिख रही है। अगर ऐसा कभी हो कि आपको प्रोजेक्ट की लिस्ट ना दिखे तो आप यहाँ व्यू पे जाना, और व्यू पे जाने के बाद यहाँ मैनेजर पे क्लिक कर लेना। तो इस तरह से आपको ये दिखना शुरू कर देगी अगर नहीं दिखता है तो। और यहाँ पे याद रखना प्रोजेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट में you will get the source folder, and inside the source folder the predefined file, or there is inbuilt file will be found, that is the main.c. .c, the extension of the C program is .c. .c extension, PHP का एक्सटेंशन .php, जावा का .java, पाइथन का .py, सी का .c, C++ का .cpp, .c, ये सब इस फाइल में लिखा है। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे, वो मैंने कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं साथ साथ बताने के लिए। तो देखो यहाँ डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरह से पहला प्रोग्राम दिखेगा, जो कि मैंने नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली सी ने बना के दिया है। किसने बना के दिया, IDE, इस IDE ने बना के दिया फॉर द हेल्पिंग ऑफ द न्यू प्रोग्रामर्स, ताकि अगर किसी को नहीं आता तो भी पता चले कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सी का बेसिक स्ट्रक्चर यही है। सी कहता है कि आपका जो बॉडी है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो हमेशा यहाँ लिखना है। कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर द नेम ऑफ प्रोग्राम इज द मेन इज नोन एज द फंक्शन, मेन फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिजाइन द मेन फंक्शन। जरूरी नहीं कि ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लिख सकते हैं नोटपैड में। याद रखना सी के प्रोग्राम में सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट मेन, देन स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट, राइट योर कोड, और एट द लास्ट प्लीज राइट रिटर्न जीरो। कोई बताएगा मुझे रिटर्न जीरो का मतलब क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में? प्रोग्राम फिनिश्ड सक्सेसफुली। ये जो रिटर्न है ना, ये जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। कल मैंने 3 वैल्यू बताई, 2 वैल्यू बताई थी, इफ द 0 एंड 1। अगर 0 हो रहा है दैट मीन्स प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब हॉल्ट या एरर या प्रॉब्लम। तो हम तो यही मानेंगे भाई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बी रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम विद द मैसेज। मैसेज प्री डिफाइंड है, जो भी वैल्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए गार्बेज कलेक्टर चलाता है और उसको मेमोरी से हटाता रहता है। भाई दिन भर में अगर सिस्टम चल रहा है और इतने सारी प्रोसेस चलती जाएंगी और सब भरती जाएगी रैम में, तो मेरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो ये बताने के लिए कि मेरा काम फिनिश हो गया, अब आप इसे चाहो तो रेडी क्यू से हटा सकते हो, अपने रैम से बाहर कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन किससे जाएगा उसको, 0 से। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो रिटर्न 0, हालांकि नहीं लिखेंगे तो भी काम होगा, बट हमें लिखना है। तो रिटर्न 0 दैट मीन्स दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर। देखिए आपने नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर नंबर, फ्लोटिंग नंबर, नंबर्स, रियल नंबर, एक्चुअल नंबर, बहुत सारे नंबर। तो इंटीजर्स नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्टेड फ्रॉम -infinity टू +infinity। ये कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर। उन्हीं में से एक पार्ट कौन सा है, 0। The function is returning integer value, that's why before the function we should write int. We should write int. Here int is representing the return type of the function. कोई भी फंक्शन अगर फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो उसके आगे फ्लोट लिखा रहेगा। कोई कैरेक्टर रिटर्न कर, उसके आगे कैरेक्टर CHAR लिखा है। कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, उसके आगे void लिखा है, समझना। हाँ, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा उसका मतलब है void। अगर कोई पूछे कि हाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा क्या, नहीं। If we
don't specify any type of return type, any return type, then still it means integer, still it means integer. तो सी प्लस प्लस में और सी में, सी की बात स्पेशली अभी हम करेंगे, सी प्लस प्लस की नहीं, सी में किसी भी फंक्शन का अगर हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या रहेगा, मेन। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। द डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन विल बी इंटीजर, नॉट मेन। द डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन विल बी integer and the representation of integer is the int keyword, int स्मॉल में int। सो मैं यहाँ int लिखूँ या ना लिखूँ, अंडरस्टूड है। बाय डिफॉल्ट इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, int, एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। हमें कहाँ पे चेंज करना है, केवल जहाँ पे मैंने डॉट लिखा है, यार द वैल्यू विल बी चेंज, वैल्यू डॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल स्टेटमेंट्स और एक्चुअल कमांड्स, बट वी कांट चेंज द दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम नहीं बदल सकते। वी हैव टू always write the program inside the same structure. This is the basic structure of C. This is the basic structure of C programs. So we have to write each and every instruction inside which function, main function. So main is known as function. Everything, every command where you got this type of symbol with the parenthesis, always think that it is a function. जहां भी पैरेंथेसिस मिलेगा क्या कहलाएगा, फंक्शन। जहां भी पैरेंथेसिस मिलेगा इट इज नोन एज फंक्शन। कुछ चीजें याद करते चलिए। पैरेंथेसिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्लॉक स्टेटमेंट। तो कर्ली ब्रैकेट इज नोन एज द ब्लॉक, स्टार्टिंग ब्लॉक एंड एंडिंग द ब्लॉक। सो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज ब्लॉक स्टेटमेंट और द फंक्शन बॉडी। ब्लॉक स्टेटमेंट और फंक्शन बॉडी, क्लियर है। रिटर्न टाइप क्या होता है किसी फंक्शन का, इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनी टाइप ऑफ रिटर्न टाइप, इंटीजर। रिटर्न जीरो मीन्स रिटर्न सक्सेसफुली एंड कंप्लीटेड, फंक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। कर्ली ब्रैकेट मीन्स ब्लॉक स्टेटमेंट और बॉडी। पैरेंथेसिस मीन्स इट्स अ फंक्शन, इट्स अ फंक्शन। तो पैरेंथेसिस फंक्शन, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ब्रैकेट नहीं कहना इसे, इसे क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। इसको कहते हैं ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट। लिख लेना भाई, लाइव वाले बच्चे भी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये कहलाता ब्रेसिस या कर्ली ब्रेसिस, ब्रेसिस, और इसी को कहते हैं कर्ली ब्रेसिस, ठीक है। इसको कहते हैं कर्ली ब्रेसिस। कभी ये सिंबल, इसको कहते हैं कैरेट। क्या कहते हैं, कैरेट। कुछ सिंबल्स हैं जिनको याद रखना है। एम परसेंट, हाँ एंड है बट उसको एक्चुअल नाम क्या है, एम परसेंट, एम परसेंट, एम परसेंट। ठीक है। दिस सिंबल, दिस इज नोन एज कोलन, दिस सिंबल नोन एज सेमी कॉलन, दिस सिंबल इज नोन एज हैश। याद रहेगा। कौन सा वाला, अच्छा हैश से पहले ये वाला, वो टिल्ड था, ये टिल्ड है। वो ऑपरेटर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको ऑपरेटर कौन सा कहते हैं। बट इस सिंबल का कीबोर्ड में कौन सा सिंबल पढ़ेंगे अपन, भाई ऑपरेटर तो सी के अंदर आएगा ना, बट अगर मैंने नोटपैड में टाइप किया तो क्या कहलाएगा, टिल्ड। और इसको सिंबल की अगर बात करेंगे सी में जाकर, तो सी में जाकर इसे हम कहेंगे बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, सी की बात कर रहे हैं। और इसको हम कहते हैं सी के अंदर एड्रेस ऑफ, ठीक है भाई। सब सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये वर्ड सबको याद रखना भाई, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। So take the screenshot of this discussion. So parenthesis, bracket, curly braces, caret, ampersand, but in the C we can pronunciate it address of, C में address of कह सकते हैं। This is the colon, semicolon, hash and ये tilde है, but C में इसको bitwise complement भी कहते हैं। हाँ कहीं भी नोटपैड वर्डपैड कहीं भी अगर हम लिख रहे हैं तो उसका एक्चुअल नेम क्या है, टिल्ड है। अब जैसे ये देखो कैरेट है, लेकिन कुछ कुछ लैंग्वेजेस में इसको पावर कहेंगे।
क्या मानेंगे, ए टू पावर बी। अगर ए कैरेट बी लिखा है तो लैंग्वेज उसको हम पावर पढ़ेंगे, बट सिंबल का नाम क्या है, कैरेट। उसी तरह से अगर इस सिंबल की बात करें, दिस इज नोन एज एस्ट्रिक, है ना, एस्ट्रिक या स्टार हम पढ़ सकते हैं। और पढ़ने को तो इसको हम मल्टीप्लाई भी की तरह यूज़ करेंगे, है ना। अगर हम कहीं ऑपरेटर की तरह यूज़ करें तो मल्टीप्लाई में यूज़ होगा, बट नेम ऑफ द सिंबल इज एस्ट्रिक और स्टार। दिस इज द नेम ऑफ सिंबल। ओके, तो सी का प्रोग्राम अभी हमने देखा स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन फंक्शन। द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेन वुड बी इंट, no matter either we specify or not, it types will always be integer। तो अगर मैं मेन फंक्शन के आगे इंट लिखूं या ना लिखूं तो भी इंटीजर ही होगा, क्योंकि इंटीजर है, रिटर्न करना है वैल्यू, एंड वैल्यू जीरो स्पेसिफाई द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, एंड इनसाइड मेन here we have to write our statement or our command। clear, this is the basic structure of C program। अब बात करते हैं भाई यहाँ फिर ज़्यादा क्यों दिख रहा है, यहाँ पर तो हैश इंक्लूड भी दिख रहा है, हैश इंक्लूड लिखा हुआ है। तो अब देखो इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सी में कुछ ऑप्शनल सेक्शन है और कुछ कंपलसरी सेक्शन है। ज़रूरी नहीं कि सारे सेक्शन हमें जो बताया हुआ सारे लिखें। ये बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि आप बाइक या साइकिल चलाते हो, वहाँ ब्रेक रहता है, तो क्या पैडल मारने के साथ ब्रेक दबा के रखते हैं, नहीं करते ना, हमें एज पर रिक्वायरमेंट लगाना है। ऐसा तो नहीं हॉर्न दिन भर हॉर्न बजाना ही है, ऐसा तो नहीं है। हेडलाइट दिन भर चालू रहेगी क्या, नहीं, रात को चालू करेंगे। तो पार्ट्स बहुत सारे हैं, बट हमें डिसाइड करना है कि कौन से ऑप्शनल और किन्हें कब यूज़ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। आई थिंक वर्ड कुछ दिक्कत दे रहा है अभी, चलो मैं दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ समझाने के लिए। मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा फिर, है ना, अभी वो कुछ नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है। मैं दूसरी फाइल पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टोटल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो द होल सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। हाउ मैनी सेक्शन, 3 सेक्शन। और उसको और अगर कंप्राइज करें और जनरलाइज करें तो 2 सेक्शन होते हैं, द सेक्शन आउटसाइड ऑफ मेन एंड द सेक्शन इनसाइड ऑफ मेन। दो ही तो सेक्शन हुआ, आउटसाइड ऑफ मेन एंड इनसाइड ऑफ मेन। तो एक सेक्शन हुआ आउटसाइड ऑफ मेन, एक सेक्शन हुआ इनसाइड ऑफ मेन। आउटसाइड ऑफ मेन को हम कहते हैं ग्लोबल सेक्शन, एंड इनसाइड ऑफ मेन को हम कहते हैं लोकल सेक्शन। अब देखो वही सारी चीज़ें अब टेक्निकल टर्म में बात करेंगे। तो एक सेक्शन कौन सा सेक्शन हुआ भाई, ग्लोबल सेक्शन। और फिर हमने क्या शुरू किया, मेन। मेन का कर्ली ब्रेसेस, मेन में हमेशा लास्ट में क्या लिखेंगे, रिटर्न जीरो एंड सेमी कॉलन। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ सी मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमी कॉलन। ये सारे रूल मैंने लिखे हुए हैं फाइल में, अभी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। एक रूल मैंने और बताया थोड़ी देर पहले आपको, सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर मेन को मैं कैपिटल एम लिखूंगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यों है, क्योंकि मुझे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो एक ये सेक्शन हुआ, ये सेक्शन कहलाएगा हमेशा लोकल सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन, लोकल। और ये कौन सा सेक्शन, ग्लोबल। इसके बाहर लिख दिया वो भी ग्लोबल, जरूरी नहीं मेन के पहले ही ग्लोबल, मेन के बाहर कहीं भी लिखा है गुड, जो कर्ली ब्रैकेट में है, हाँ। लेकिन जरूरी नहीं हर एक कर्ली ब्रैकेट के बाहर ग्लोबल होगा। मान लो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये भी लोकल है और ये भी लोकल ही है, बिकॉज ये भी किसके अंदर आया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ग्लोबल सिर्फ वो होगा जो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर होगा। ऑल दीज थिंग्स आर लोकल, और जो बाहर है वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल। क्लियर है, ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है। जनरलाइज स्ट्रक्चर हुआ, 2 सेक्शन हुए। बट अगर इसको हम पार्ट ऑफ प्रोग्राम में बांट दें, पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, पार्ट्स ऑफ सेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए पहला सेक्शन होता है हेडर फाइल, और इसको हम कहते हैं लिंकिंग सेक्शन। पहला सेक्शन कौन सा हुआ भाई, लिंकिंग सेक्शन। देन होता मेन सेक्शन या मेन फंक्शन सेक्शन, एंड थर्ड यूडीएफ सेक्शन। UDF for user defined function, user defined function। तो होल प्रोग्राम
द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोग्रामिंग पार्ट्स। कौन कौन से, जरा एक बार देख लें। फर्स्ट वन इज द हेडर फाइल सेक्शन और लिंकिंग सेक्शन, इसको लिंकिंग लिखा हुआ है, लिंकिंग सेक्शन, देन मेन फंक्शन सेक्शन, एंड देन यूडीएफ सेक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, दिस सेक्शन इज ऑप्शनल एज पर रिक्वायरमेंट, हमको ज़रूरत होगी तो लिखेंगे। ये भी ऑप्शनल है, हमको ज़रूरत होगी तो लिखेंगे, ठीक है, बट ये तो कंपलसरी है। ये कौन सेक्शन है? कंपलसरी। ये कौन सा सेक्शन है? कंपलसरी। कंपलसरी सेक्शन भाई। तो लिंकिंग सेक्शन, मेन सेक्शन एंड यूडीएफ सेक्शन। अब इनको समझिए। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखना है, देन एक प्रोग्राम बनाना है, आज इतना ही टास्क है। एक प्रोग्राम बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, देन सारी चीज़ें डेप्थ से पढ़ते चलो। अगर आपने कहीं क्लास मिस नहीं की भी, तो आगे कितना भी कठिन प्रोग्राम बताऊंगा, कितने भी लेवल का बताऊंगा, सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चलने वाला है। गड़बड़ तब होगा जब कोई प्रोग्राम स्किप करोगे, कोई क्लास या फिर कोई एप्लीकेशन कहेंगे भाई जाओ इसकी प्रैक्टिस करो और तुम नहीं बनाओगे, वहाँ से सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल अपने आप को टाइट करके पढ़ो कि मुझे करना है, मतलब करना ही है। और अगर आपने सी पढ़ ली तो उसके बाद कोई भी लैंग्वेजेस आप लोग पढ़ सकते हो भाई, कोई भी लैंग्वेज। सी अगर जिसने एक बार मुझसे पढ़ ली है, उसको पाइथन, पीएचपी, जावा, डॉट नेट, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुद से पढ़ सकते हो फिर। तो देखो 3 सेक्शन हुए, कौन कौन से? लिंकिंग, मेन सेक्शन और यूडीएफ। भाई अभी हमने कहा कि भाई यहाँ तो मेन लिखना है, कंपलसरी है, लेकिन अगर हमारा दिमाग चला और हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया राम नाम का, ये भी तो एक फंक्शन ही है, ये भी बन गया, बट ये चलेगा नहीं। चलेगा कौन सा? मेन। सी बहुत चतुर है, बोलेगा नहीं मैं तो अपना ही चलाऊंगा, भले तुम बनाते रहो, लेकिन ये जो फंक्शन मैं बनाऊंगा ये कहलाएंगे यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और वो हमेशा कहाँ बनते हैं? मेन के बाद। मेन के बाद, ठीक है। नहीं, ग्लोबल है, मेन के अंदर थोड़ी ना, मेन के बाहर बनेंगे, मेन के बाद। अब यहाँ पर जो बच्चे सी प्लस प्लस पढ़े होंगे या कॉलेज में पढ़े होंगे, उनको ऐसा भी मिला होगा कि मेन के पहले बना दिया, कोई एरर नहीं आएगी। बट जो सी का स्ट्रक्चर है वो कहता है मेन के बाद बनाओ, सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर कहता है मेन के पहले बनाओ। और हम कहीं भी बनाएंगे चलेगा, बनाएंगे कहीं भी चलेगा, बट एक्चुअल जब हम सी पढ़े तो सी के फॉर्मेट क्या कहता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द मेन, आफ्टर द मेन। और इसी को हम कहते हैं टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये सी का है भाई, सी का है। सी प्लस प्लस का अप्रोच होता है बॉटम अप, बॉटम अप प्रोग्रामिंग, बॉटम अप प्रोग्रामिंग। सी किस अप्रोच पे काम करती है? टॉप डाउन। अभी हमने अप्रोच नहीं पढ़ा है, कल हमने सिर्फ टाइप्स पढ़ाए थे, मशीनरी, असेंबली, हाई लेवल, 4GL। अप्रोच की भी बात करूंगा आज मैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन, अब समझिए इनका बात, इसका मतलब क्या हुआ भाई। मैंने कहा कि सी का प्रोग्राम हमेशा किसको पढ़ेगा? मेन को। आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा ही नहीं। अगर आपको ज़बरदस्ती पढ़ानी है चीज़ें, तो मुझे इस मेन के अंदर बताना पड़ेगा कि मेरे प्रोग्राम को भी चलाओ। ये भी कहाँ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा? मेन के अंदर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कहाँ से पढ़ता है? वो मेन से पढ़ता है। तो जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई मेरे प्रोग्राम को चलाओ, मेन ऊपर है, तो मेरे प्रोग्राम को चलाने के लिए वो मेन से नीचे जाएगा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कहाँ लिखा है? मेन के नीचे। तो पहले क्या चला? मेन सेक्शन, देन बाकी सेक्शन चल रहा है, चलता तो वैसे ही बाकी सेक्शन है। तो इसे हम कहते हैं टॉप डाउन, टॉप टू डाउन। अब अगर यही चीज़ मैंने फंक्शन पहले बना दिया और फिर चलना तो मेन से ही है, चलना तो मेन से भाई, तो सारे प्रोग्राम को छोड़कर ऊपर लिखा हुआ है कोड, बट उसको नहीं चलाएगा, वो सीधे कहाँ जाएगा? वो नीचे मेन के पास, और मेन के बाद में जाएगा, और फिर मैं कहूँगा मेरे प्रोग्राम को चलाओ, तो वापस कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये क्या बन गया? बॉटम अप। कहाँ से शुरू हुआ? मेन से, देन कहाँ गया? ऊपर गया। क्लियर है? तो बॉटम अप और टॉप डाउन। सी किस पे काम कर रहा है? तो जैसे अगर सी में पहले राम वाली फाइल बना दी तो मेन का तो क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन भाई। अगर मैंने राम पहले बना दी, चलो हम यही मान लेते हैं, सी में बना देते हैं, अगर सी में भी बना देते हैं तो फिर इसका अप्रोच बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अप्रोच क्या बन जाएगा? हाँ, बॉटम अप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉटम अप।
लेकिन हमेशा याद रखना है कि इसको किस अप्रोच पे चला, डिफ़ॉल्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं, वो तब पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है क्योंकि अभी हमने एडवांस आईडीई और एडवांस कंपाइलर यूज़ कर लिया है। और अभी मैं जब फंक्शन पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा आपको कि अगर हम चेंज करते हैं तो दिक्कत क्या आती है। कर सकते हैं लेकिन आपको डिज़ायर आउटपुट नहीं मिलेगा कई बार, ठीक है? वो बताऊँगा मैं कि कब क्या करने से क्या दिक्कत आती है। क्योंकि हम नॉर्मल प्रोग्राम करते चल जाता, हम खुश हो जाते, वाह वाह ताली बजाओ बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर अप्रोच से बना पाएंगे, और अगर हम बनाते हैं तो हमें कई बार आउटपुट सही नहीं मिलता है। तो सिचुएशन सारी मैं बताऊँगा। बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच, दीज आर द सबसेट ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ, सबसेट और टाइप ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, एक स्ट्रक्चर आपको मिला स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, एक मैंने क्या समझाया आपको बॉटम अप, एक क्या बताया मैंने टॉप डाउन, और एक बताया कि इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब ये भी समझो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है इसको समझिए, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है लाइव वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लो, तुम लोग तो ना लिख लें। हाँ हाँ बोलिए। चलिए फिर बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्पेशली सी और सी प्लस प्लस में, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होता है। अगर कोई यूज़र अपना खुद का कोई फंक्शन बना ले, मेन जैसा ही मैंने यहाँ पे इंटीजर राम बना लिया, इंटीजर 1 बना लिया, 2 3 4 किसी भी नाम का फंक्शन बना लिया, और मैंने यहाँ कोड लिख दिया, ठीक है, अभी मैं कोडिंग लिख नहीं रहा हूँ, मैं सब समझा रहा हूँ अप्रोच। अगर मैंने कोई कोड लिखा तो करता क्या है, सी का प्रोग्राम हमेशा वो मेन को चलाता है, हमारे प्रोग्राम को नहीं चलाएगा। अगर मुझे चलाना है मेरा फंक्शन, तो इसका इंस्ट्रक्शन मुझे मेन को देना पड़ेगा कि गो एंड फाइंड द माई प्रोग्राम माई फंक्शन एंड एग्जीक्यूट इट ऑल्सो। अब क्योंकि मेरा प्रोग्राम नीचे बना हुआ मेन के बाद, तो मेरा प्रोग्राम मेन का कंट्रोल यहाँ से बाहर निकलेगा, मेरे प्रोग्राम को ढूंढने नीचे जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बन गया टॉप डाउन। शुरुआत तो टॉप से हो रही है, बट फंक्शन अगर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है तो उसे बॉटम में जाके लेना पड़ेगा। दूसरा होता है बॉटम अप। बॉटम अप कहता है कि अगर इसी फंक्शन को मैं उठा के मेन के पहले कर दूं, मेन के पहले लिख दूं, तो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होगा। मतलब बॉटम से शुरू हो रहा है, कोड तो ऊपर लिखा हुआ है लेकिन चला नहीं रहा उसे, चला रहा मेन को। लेकिन मेन के बाद अगर हम कह रहे हैं कि भाई इस फंक्शन को कॉल करना है, चलाना है, तो उसे टॉप में जाके फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो ये बन जाएगा बॉटम अप। दोनों ही तरीकों के लिए ज़रूरी यह है कि मेरे पास, कीप साइलेंस, बातें नहीं, दोनों ही प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरत यह है कि हमारे पास ये फंक्शन बने हों। अगर ये फंक्शन ही नहीं बनाया, मैंने सारा कोड यहीं लिख दिया, अगर मैंने सारा कोड यहीं लिख दिया तो इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। मैंने बनाया ही नहीं, मैंने सारा वहीं लिख दिया, क्या बन गया, स्ट्रक्चर। और मैंने कुछ कोड बचा लिया, मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं बनाना, अलग बनाओगे। तो जब मैं अलग बना दूंगा तो अलग अलग पाथ हो जाएंगे, अलग अलग पार्ट बन जाएंगे, और जब अलग अलग पार्ट होते हैं, प्रोग्राम टूट जाता है मल्टीपल पार्ट में, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, आप देखो मॉड्यूलर बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग होता है। आप डेस्कटॉप चलाते हैं और हम लैपटॉप चलाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो गया, कीबोर्ड बंद हो गया, पूरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, अब मैं बैठा रहूँगा। लेकिन मॉड्यूलर कहता है भाई ठीक है, डेस्कटॉप खराब है ना, दूसरा मॉनिटर लगा दो, कीबोर्ड खराब उठा के लाओ, दूसरा लगा दो, माउस खराब है, तीसरा लगा दो, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी पार्ट अलग अलग काम करता है, इंडिविजुअल अपने आप में स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एंड वी कैन इंडिविजुअली अपडेट और चेंज दैट पार्ट। ये फ़ायदा होता है किसका, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। तो हमेशा प्रोग्राम को डिवाइड करके करना चाहिए। बनाने को हम बहुत बड़ा 2500 लाइन का प्रोग्राम बना दें, लेकिन प्रोग्रामिंग कहती है कि आप 100 लाइन का अलग अलग पार्ट बनाइए, देन उसको जहाँ ज़रूरत हो क्या करते जाइए, कॉल करते जाइए, ठीक है। तो ये दूसरा फ़ायदा होगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। और मैं बता दूं मैं कि बाद में आप मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है कि सपोज़ को जैसे आपने वॉशिंग मशीन देखी है, वॉशिंग मशीन में अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर दी जाए कि भाई पहले से तुम पानी डालोगे, तो स्ट्रक्चर मतलब एक लाइन में कोड लिखा हुआ है, पहले साफ करेगी, साफ हो जाएगा तो फिर वो ड्राई करने जाएगा, ड्राई करने के बाद वो निकल आएगा, बीच में हम मॉड्यूल बदल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा मॉड्यूलर करो, अलग अलग फंक्शन बनाओ, ड्रायर का फंक्शन अलग कर दो, वॉशिंग का फंक्शन अलग कर दो। क्या फ़ायदा होगा कि इधर वॉशिंग चलती रहेगी और ड्रायर में तुम कपड़े डाल के सुखा भी सकते हो साथ। क्या वेट करना पड़ा मुझे, नहीं, बिकॉज ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। उन्होंने कहा कि भाई दो अलग अलग सेक्शन ही बना दो, सर्किट ही अलग कर दो, बटन अलग कर दो, क्या बन गया, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मैंने ये देखो स्विचेस बोर्ड दिख रहे हैं आपको,
अगर मैंने कहा एक ही बोर्ड से सारी ट्यूबलाइट से ट्यूबलाइट कनेक्ट कर लगाता तो एक बटन चालू करेंगे सारी जलेंगी, और एक को बंद करना वो सारी बंद हो जाएंगी। मॉड्यूलर में क्या होता है कि मैंने अलग अलग स्विच कर दिए, जिसको चलाना चलाओ, लेकिन हाँ कनेक्ट किसी एक मेन से होगा। मेन पावर अगर बंद तो सब कुछ बंद। तो मेन फंक्शन अगर बंद हुआ यहाँ पर तो सारा प्रोग्राम क्या हुआ, बंद हुआ। तो मेन का चलना ज़रूरी है, उसके बाद मेन पर डिपेंड करता है कि वो किस मॉड्यूल को चलाएगा। तो पहला हुआ स्ट्रक्चर्ड, राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द सेम फंक्शन, सिंगल फंक्शन। देन हुआ मॉड्यूलर, मॉड्यूलर कहता है डिवाइड द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल फंक्शन। देन मॉड्यूलर कैन बी डिवाइडेड आल्सो इन टू कैटेगरीज, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन कहता है मेन फंक्शन शुड बी डिफाइंड फर्स्ट, देन यूजर डिफाइंड फंक्शन शुड बी प्लेस्ड। एंड बॉटम अप कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन, देन क्रिएट मेन फंक्शन एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। चारों चीजें क्लियर हो गई? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, चिंता, परेशानी? आपने बताया था जिसमें मेन अपना एक ही स्विच है, उसमें अपन पूरे कनेक्शन सेट करती है, तो लेकिन सर वो भी तो एक ही जैसा आ रहा है, मतलब देखें तो मतलब सभी चीजें काम कर रही हैं, लेकिन एक स्विच से काम कर रही हैं, हम उनको अलग अलग इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमने क्या कहा कि एक टीवी बंद करनी है, एक स्विच बंद करनी है, तो हम नहीं कर पाएंगे। एक बंद करेंगे सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो 3 सेक्शन हुए, कौन कौन से भाई? अब हमने मेन की बात कर ली, अब देखते हैं लिंकिंग सेक्शन क्या होता है। लिंकिंग सेक्शन ये होता है कि आप देखो प्रोग्राम बनाते हो, एक प्रोग्राम पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। रिटर्न फंक्शन लिखा रहने दो, ऊपर का सब कुछ हमने कहा ना अभी ऑप्शनल है, अभी सब कुछ ऑप्शनल, सब हटा दिया मैंने। मेरा सिर्फ कौन सा प्रोग्राम बचा, ये सेक्शन बचा। चलो जो ऊपर लिखी थी वो लाइब्रेरी टेस्ट थी। हाँ, अभी उसकी बात करेंगे हम, वो कौन सी फाइल है, क्यों यूज़ करते हैं। दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। मेन होगा, मेन के बाद लास्ट में क्या लिखा होगा, रिटर्न। एंड इनसाइड दिस सेक्शन यू हैव टू राइट योर कोड, योर स्टेटमेंट, योर इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन हियर। ठीक है, अब देखते भाई यहाँ लिखें क्या। तो शुरुआत करने के लिए कमांड में पढ़ा रहा हूँ सी का। टू शो एनी मैसेज, टू शो और डिस्प्ले एनी मैसेज यूज अ फंक्शन नोन एज प्रिंट एफ। कौन सा फंक्शन? इन लोअर केस एंड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। जब भी पैरेंथेसिस लगा होगा आपको सिर्फ कहना ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है। एंड टू प्रिंट एनी मैसेज सिंपली यूज डबल कोट, और हमने कोई भी एक मैसेज दिया, वेलकम, वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम, वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक ऐसा प्रोग्राम बनाया मैंने जिसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें वेलकम मैसेज दिखाएगा। कहाँ पर दिखाएगा? स्क्रीन पर, कंसोल पर, जब इसको हम रन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ सी। अभी सिर्फ इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रोग्राम को समझने के लिए एक स्टेटमेंट चाहिए हमें। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ाया आपको, कौन सा? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ इज ओनली प्रिंटिंग स्टेटमेंट दैट विल शो समथिंग ऑन द स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, जो भी आउटपुट स्क्रीन आएगी उस पर चलेगा। क्या कर, प्रिंट एफ शुड बी रिटन इन लोअर केस एंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीशन। ठीक है, केवल कंप्लीशन कहाँ ही लगेगा, ध्यान रखिए। स्टेटमेंट लिखने के बाद सेमी कॉलन लगाना है सिर्फ वहां पर जहां पर आपका कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं होगा। जब आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हो किसी स्टेटमेंट के बाद, तो इसका मतलब है कि अभी स्टेटमेंट फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मेन है, मेन के बाद क्या लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट, दैट मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो ये फिनिश भी किससे होगा, कर्ली ब्रैकेट से। लेकिन कहीं पर अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, जिसके अंदर कोई अदर पार्ट ही नहीं है, तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, सेमी कॉलन। हाँ, सर कैलकुलेटर आपने स्पेस खुद से ही है जो देता है? नहीं नहीं, हमने खुद से लिया, नहीं भी वो देता भी, आप टाइप करोगे, एंटर करोगे तो उसी सीक्वेंस में आता जाएगा, इंडेंट देगा। ठीक है, बट यहाँ इंडेंटेशन जैसा कुछ नहीं है, पाइथन जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है कि इंडेंटेशन देंगे नहीं देंगे तो एरर आएगी, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इसे रन कैसे करना है। रन करने के लिए आपको यहाँ पर एक इस पे अगर देखें तो यहाँ पे आप बिल्ट पे जाइएगा, बिल्ट ऑप्शन पे जाके रन, बिल्ट एंड रन का ऑप्शन है, या फिर F9 प्रेस करेंगे। बिल्ट एंड रन करोगे तो नीचे एक विंडो ओपन होगी, और नीचे एक छोटी सी विंडो, और यहीं पर हमें आउटपुट भी दिख जाएगा। नीचे नहीं आई, ठीक है, एक स्क्रीन पे आ रही है। ठीक है, स्क्रीन पे आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम रिटर्न 0, एग्जीक्यूशन टाइम, ये सब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये हमारे काम की नहीं है, हमने एंटर किया। वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन जो हमें मिल गई। ये लाइन हमें मिल गई, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा क्या? नहीं, हमें सिर्फ एक प्रिंट लिखना पड़ा, मेन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ। इसलिए ऑलवेज सेज मेन इज नोन एज द ड्राइवर ऑफ प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम का ड्राइवर कौन है? मेन। अगर मेन हमने नहीं लिखा, या मेन का टाइप बदल दिया, मेन का सीक्वेंस बदल दिया, मेन का हमने
केस बदल दिया और अब मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, बिल्ट एंड रन। तो देखिए अब क्या करेगा ये भी देखिए, आउटपुट आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसे रन ही नहीं कर रहा है। एरर तो तब आएगी जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, रन होने के लिए जाएगा, उसे पढ़ ही नहीं रहा वो। क्यों? क्योंकि उसे मेन मिल ही नहीं रहा है। एरर कब आती है ये भी समझो। एरर तब आएगी जब हमने यहाँ पे कोई गलती की, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, अब मेन तो बनाया, एग्जीक्यूशन तो मेन का होना है, लेकिन अब ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई देखो, यहाँ रेड लाइन दिखा रहा है इस लाइन पर, क्योंकि इस लाइन तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये कह रहा आपने गलत लिख दिया इस लाइन को, यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, सेमीकोलन। तो each and every statement must be terminated after completion using the semicolon. Semicolon is not required at the place where the statement which are followed by the curly braces. जहाँ भी curly braces लगाना है वहाँ किसकी ज़रूरत नहीं है, सेमीकोलन की। अगर मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं। सारी छोटी छोटी चीज़ें शुरू की जो 5-7 क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको पकड़ के चलनी है, लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कहाँ पे एरर, क्योंकि एरर में उलझ गए हम तो फिर आगे नहीं बना सकते। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है भाई, लगा दिया और मैंने इसको रन किया, बिल्ट एंड रन। देखिए अब यहाँ पर एरर आ गई, कह रहा है ये आपने गलत लिख दिया, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे नहीं पढ़ समझ पा रहा, बिकॉज मेन इज टर्मिनेटेड, मेन ख़त्म हो गया। अब जब मेन ख़त्म हो गया तो ये पार्ट तो आपका बिना काम का हो गया, बाहर आ गया, और बाहर लिख दिया मैंने और कोई फंक्शन भी नहीं बनाया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। फिर मैंने इसको रन किया, तो इसको मैंने रन किया, क्या कोई आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन हमारा टर्मिनेट हो गया, मेन के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। अगर मैंने इसको सिर्फ कर्ली ब्रैकेट भी लिख दिया होता ना तो भी मेरे पास एक आउटपुट स्क्रीन आती, क्योंकि मेन की बॉडी बना दी। अब वो आउटपुट नहीं देता, वो अलग बात थी। हाँ, इसको हटा देना है, सेमीकोलन हटा देना है, और मैंने इसको किया एग्जीक्यूट। एम्प्टी स्क्रीन आ रही, मतलब मेन वर्क कर रहा है, मेन स्टार्ट हो रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा अभी? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ। ऐसे बहुत सारे प्रिंटिंग स्टेटमेंट हैं जिसकी मैं सिर्फ अभी एक की बात कर रहा हूँ। एक स्टेटमेंट और समझा सकता हूँ मैं आपको। प्रिंट एफ की जगह हम लिख सकते हैं पुट्स। क्या लिख सकते हैं? पुट्स। और मैंने इसको फिर से रन किया भाई, हेलो वर्ड, ठीक है। तो बहुत सारे प्रिंटिंग स्टेटमेंट हैं, बहुत सारे हैं, जिनको एक एक करके मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। कौन सा स्टेटमेंट हुआ? पुट्स और प्रिंट एफ। इसी तरह से एक होता है एफ प्रिंट एफ, एक होता है एस प्रिंट एफ, एक होता है एफ पुट्स। बहुत सारे फंक्शन हैं, देयर आर सो मैनी फंक्शन ऑफ प्रिंटिंग, एंड उनका वर्क थोड़ा सा अलग है। अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सा देखना कि कहाँ अंतर है। हमने रिटर्न 0 नहीं लिखा है, इसलिए कोई एरर नहीं है, बट हमने क्या कहा था कि आपको लिखना है सो दैट कंपाइलर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रॉपर्ली बिहेव कर सके उसके साथ। हमने लिखा प्रिंट एफ। गौर करना जरा कि क्या कोई आउटपुट में अंतर आ रहा है, ऊपर नीचे कोई लाइन के स्पेसिंग आपको दिख रही है एक्स्ट्रा क्या? देखो अभी आएगा मैसेज, फिर से कर रहा हूँ मैं। अभी एक मैसेज आया, हेलो वर्ड, देख लो ध्यान से कैसा दिख रहा है, देख लिया? लॉक करें इसको। अब इसको मैंने किया पुट्स, और फिर मैंने इसे अगेन रन किया। क्या अंतर है? एक लाइन का अंतर यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? न्यू लाइन। तो पुट्स हमेशा एक लाइन का ब्रेक कर देगा, पुट्स हमेशा एक लाइन का ब्रेक करेगा। मतलब अगर पुट्स के बाद मैं कुछ लिखूंगा न्यू लाइन पर आएगा, लेकिन प्रिंट एफ के बाद अगर मैं फिर से प्रिंट एफ लिखूंगा तो उसी लाइन पर आएगा। ध्यान से देखना, फिर से देखो। और यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ हाई, मैंने एक बार क्या लिखा था? पुट्स। सभी बच्चे ध्यान से इसको समझते नहीं है, प्रिंट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ आज मैं, केवल प्रिंट स्टेटमेंट दो पढ़ा रहा हूँ मैं, पुट्स और प्रिंट एफ, दोनों का मतलब भी समझाऊंगा। तो हेलो वर्ड के बाद क्या है? हाई, नीचे आया नीचे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर भी प्रिंट एफ लिख दिया होता तो प्रिंट एफ क्या करेगा? लाइन को चेंज नहीं करता, तो लाइन को चेंज नहीं करेगा तो हेलो वर्ड हाई आएगा, हेलो वर्ड, और उसके बगल में क्या आएगा? हाई। कोई स्पेस आया क्या? नहीं। तो फिर इसके लिए भी मुझे कुछ कमांड लगानी पड़ेंगी, स्लैश एन स्लैश टी, बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे किसके साथ? प्रिंट एफ के साथ। लेकिन बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? पुट्स और प्रिंट एफ दोनों से हम प्रिंट कर सकते हैं, बट प्रिंट के साथ न्यू लाइन नहीं आती ऑटोमेटिकली, जबकि पुट्स में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन आएगा। आफ्टर द प्रिंटिंग, नॉट बिफोर द प्रिंटिंग, ये भी याद रखें। आफ्टर द प्रिंटिंग मतलब अगर कोई कहे
कि मैं यहाँ पे पुट्स लिखूँ तो क्या ये न्यू लाइन पर आएगा? सोचिए फिर से, मैंने ऊपर प्रिंटफ लिखा, नीचे पुट्स लिखा, क्या ये न्यू लाइन पर आएगा? हाँ ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। चलेगा, हेलो वर्ल्ड हाई आएगा। समझना फिर से, पुट्स हमेशा प्रिंट के बाद लाइन चेंज करता है, ना कि पहले। तो अब पहले तो प्रिंटफ लिखा था, इसने लाइन चेंज नहीं करी, तो प्रिंटफ के साथ हाई आएगा, लेकिन उसके बाद एक स्पेस आएगा। हाई के बाद एक लाइन एक्स्ट्रा दिखेगी, क्योंकि पुट्स के बाद स्पेस आता है, ना कि पहले। चलेगा नहीं तो ये देखो, हेलो वर्ड पे। हेलो वर्ड के बाद हाई आया, और पुट्स था, पुट्स ने क्या कर दिया, एक स्पेस दिया, कहाँ? प्रिंट करने के बाद। ठीक है, प्रिंट करने के तो बाद। जैसे हमने हेलो वर्ड के आगे कॉलन लगाया तो उसका मतलब वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, तो हम हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट में जा सकते हैं उसको लगा के। बिल्कुल, ये हुआ हमारा पहला स्टेटमेंट कंप्लीट, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट, देन तीसरा स्टेटमेंट, देन चौथा स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड मिल जाएंगी आपको। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है, हाँ सर। वहाँ पे अभी फ्री सेक्शन पे मिल जाएंगी क्लासेस, बाद में फिर जब पेड होगा देखा जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे एंटर करके लिख दिया, हेलो लिखा ऊपर, फिर मैंने हेलो वर्ड इस तरह से लिखा और मैंने इसको रन किया, तो ये भी एक तरह का एरर है। स्पेस के साथ इसीलिए में आएगा, लेकिन थोड़ा नहीं, नहीं। दिस इज सिंटैक्स एरर, दिस इज सिंटैक्स एरर। कोई भी डबल कोटेड स्ट्रिंग मल्टीपल कॉलम मल्टीपल लाइन में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसका तरीका बताऊंगा मैं। मल्टीपल लाइन में आप डबल कोटेड स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे आप लाइन एंटर करेंगे, एरर आएगा, बोलेगा ये तो आपने टर्मिनेट किया ही नहीं, और आपका स्टेटमेंट में एरर आ गई। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई कहानी पड़ेगी कि मुझे तो नहीं करना, मुझे बहुत लंबा मैसेज है, नीचे तक लिखना है, तो आप लास्ट में स्लैश लगा दो। क्या लगा दो? स्लैश लगा दो। देखते हैं ये स्लैश यहाँ काम करेगा कि नहीं। नहीं करेगा काम तो फिर कुछ और ऑप्शन देखेंगे। प्रिंट एफ, हाँ यहाँ पर स्लैश काम नहीं कर रहा है, क्योंकि स्लैश काम करेगा कुछ जगह पर, बताएंगे कहाँ पे काम करेगा। तो अभी तो इतना दिमाग में रखना है कि ये न्यू लाइन पर काम नहीं करेगा। डबल कोटेड स्ट्रिंग या सिंगल कोटेड स्ट्रिंग ऑलवेज बी प्लेस्ड इन अ सिंगल लाइन। ये मैं तुम लोगों को स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने पाइथन पढ़ा होगा, वह एक ट्रिपल कोटेड होता है और वो मल्टी लाइन जा सकता है। सी में मल्टी लाइन ऐसा नहीं जा सकता, ठीक है ना? मल्टी लाइन ले जाने का तरीका ये रहेगा, अगर मुझे कोई मैसेज मल्टी लाइन में दिखाना है तो मैसेज के अंदर क्या लिखना? स्लैश हेलो वर्ड स्लैश एन हाउ आर यू, जहाँ भी आपको लाइन चेंज करनी है स्लैश एन आई एम फाइन। ठीक है, जहाँ भी आपको लिखना है वहाँ पे स्लैश एन लिख दो, आई एम फाइन, आई एम फाइन। सिर्फ इतना ही आज पढ़ाऊंगा मैं, इतनी ही चीज़ें, मतलब और भी पढ़ाऊंगा, बट प्रिंट एफ के बारे में इतनी चीज़ समझ लीजिए। यहाँ तो नहीं दिख रहा न्यू लाइन, लेकिन ये एग्जीक्यूट जब होगा तो जहाँ जहाँ भी स्लैश एन लिखा हुआ है, एक मिनट, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है वो, जहाँ भी स्लैश एन लिखा हुआ है वहाँ पर लाइन चेंज हो जाएगी। तो हेलो के बाद वर्ड नीचे आएगा, हाउ आर यू नीचे आएगा, उसके बाद लाइन ब्रेक आई एम फाइन आएगा। हेलो देन लाइन चेंज वर्ड, देन लाइन चेंज हाउ आर यू, देन लाइन चेंज आई एम फाइन। इतनी चीज़ क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी तरह से? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, लाइव स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, कुछ बच्चों को चिड़ मचरी होगी, सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कब ये कोर्स करेंगे, बहुत ना धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि और भी बच्चे हैं जिनको बेसिक से पढ़ाना ज़रूरी है। कुछ बच्चों को आ भी रहा होगा, तो भाई शांति मचाए रखें, शांति बनाए रखें, और जब सारे बच्चे एक जैसे हो जाएंगे तो हम स्पीड बढ़ा देंगे ऑटोमेटिकली। तो हाँ हाँ, देखो लिख सकते हैं ना भाई। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिखता हूँ, देखो बता रहा हूँ मैं, कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है क्या? हाँ, ये भी बता सकते। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओके आई एम ऑल्सो फाइन, तो मैं कितनी भी लाइन पे लिखूंगा प्रिंट एफ, लेकिन अगर मैंने यहाँ कहीं भी स्लैश एन नहीं लिखा, इस चीज़ को ध्यान रखना, तो ये हमेशा पिछले प्रिंट एफ के साथ एसोसिएट होकर आएगा। इस प्रिंट एफ में इस फाइन के बाद कहीं भी न्यू लाइन नहीं लिखी है लिखी है क्या? नहीं, तो मेरा कर्सर इसके बाद यहीं पे ब्लिंक करेगा, और इस प्रिंटफ के पहले कहीं न्यू लाइन नहीं लिखी है, तो ये प्रिंटफ पिछले प्रिंटफ के साथ ही मर्ज होकर आएगा, लेकिन पिछले प्रिंटफ में ये अलग अलग आएगा, हेलो देन न्यू लाइन, आफ्टर द वर्ड इट विल प्रिंट हाउ आर यू, देन अगेन न्यू लाइन, देन आई एम फाइन, देन along with the I am fine it will show okay I am also fine। सर एरर आएगा, प्रिंट लिखा है, प्रिंट लिखा, गुड, प्रिंट एफ। कॉलन नहीं है।
कोलन भी नहीं लगा, सेमी कॉलन। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हमने चलाया तो 3 लाइनें आएंगी एंड आफ्टर एट द लास्ट लाइन दिस विल बी एसोसिएटेड विद द लास्ट वन। ओके, आई एम फाइन, ओके आई एम आल्सो फाइन। सर जैसे ऊपर वाले में जिधर आपने इतना सारे वो मल्टी लाइन लिखे थे, अगर प्रिंटफ के लिए वो पूछ लेते तो वो एक लाइन का गैप दे देता, नहीं, अब फिर देखो, आता हाँ ओके आई एम फाइन ऐसा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता पुट्स, ठीक है, तो पुट्स का मतलब भी यही होता है, पुट्स हमेशा लास्ट में न्यू लाइन करता तो है, लास्ट लाइन ठीक है। बीच में पुट्स में भी हमें स्लैश एन से ही न्यू लाइन करनी पड़ेगी। पुट्स अब क्या रहेगा कि लास्ट में न्यू लाइन ऑटोमेटिकली करेगा, बीच की न्यू लाइन तो हमें को करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये लास्ट वाला न्यू लाइन पर आएगा क्योंकि मैंने पुट्स लिखा है, तो फाइन के बाद भी न्यू लाइन चेंज हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंटफ एंड पुट्स, प्रिंटफ एंड पुट्स। स्टेटमेंट समझ में आ गया। मेन फंक्शन का टाइप क्या रहेगा, इंटीजर, ठीक है। प्रिंटफ के बाद हमने क्या लिख दिया, पुट्स लिखा, पुट्स या प्रिंटफ लिख सकते हैं फॉर द टेक्स्ट मैसेज। अब बात ये आती है भाई कि अगर पुट्स से काम हो रहा तो प्रिंटफ क्यों ज़बरदस्ती लेके आए, और अगर प्रिंटफ से काम हो रहा तो पुट्स क्यों लेके आए, है ना। एक ही चीज़ करने के लिए थोड़ी ना डेवलपर को इतना टाइम हम कंफ्यूज होते रहें। तो बात यह है भाई कि पुट्स केवल और केवल स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, डिफरेंस याद रखेंगे। पुट्स केवल और केवल किसको प्रिंट करेगा, डबल कोटेड कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इस तरह का कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कौन, पुट्स। और प्रिंटफ में एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। आप जिस फॉर्मेट का डेटा देना चाहें उस फॉर्मेट में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और आगे मैं बताऊंगा एफ के लिए कौन कौन से फॉर्मेट दिए जाते हैं, आगे लिस्ट मिलेगी। परसेंटेज डी का मतलब क्या है, परसेंटेज एफ का क्या मतलब है, ये सारे फॉर्मेट मिलेंगे। तो प्रिंटफ इज मोर पावरफुल देन पुट्स, प्रिंटफ इज मोर पावरफुल देन पुट्स, ये दिमाग में रख लीजिए। पुट्स केवल और केवल किसके लिए यूज होगा, स्ट्रिंग के लिए। फायदा सिर्फ ये है कि वो एक्स्ट्रा लाइन कर देगा लास्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटफ में मैं स्लैश एन कर सकता हूँ ना, स्लैश एन लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये सेक्शन हो गया हमारी मेन सेक्शन। मेन के पहले मैंने कहा था लिंकिंग सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन, लिंकिंग सेक्शन। अब आते हैं कि मान के चलो ये तो स्टेटमेंट है जो मैं चला रहा हूँ, मैंने लिखा और कमांड चल गई। कुछ ऐसी कमांड है जो कि सी में हैं, तो अवेलेबल तो हैं लेकिन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। डायरेक्टली देखिए, किसी भी सी में 2 तरह की फाइल होती हैं। थोड़ा सा और थ्योरी वाले पार्ट में आते हैं। किसी भी प्रोग्राम की अगर हम बात करें, किसी भी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें और उसके अंदर की कमांड की बात करें, एक मिनट, तो कोई भी लैंग्वेज में जो कमांड्स होती है ना, कमांड्स, ये कहाँ हो गया, जस्ट मिनट भाई, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ कमांड्स यूज़ की, बार बार ये ऊपर आ रहा है, क्या हो रहा है भाई दिक्कत, कुछ तो दिक्कत है क्या। एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर देखते हैं कुछ सोल्यूशन करके। बार बार ऊपर जा रहा है। जब भी हम कमांड्स की बात करेंगे, 2 तरह की कमांड्स होती हैं, एक होती इनबिल्ट और एक होती हैं एक्सटर्नल कमांड्स, या फिर हम बात कर लें फंक्शन की, कमांड्स या फिर फंक्शन की। कुछ होती हैं कौन सी, इनबिल्ट, और कुछ होती हैं एक्सटर्नल, कुछ होती हैं इनबिल्ट, कुछ होती है एक्सटर्नल। अब इन दोनों का मतलब पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मान कर चलो कि वी आर कम्युनिकेटिंग इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको भी सारी लाइब्रेरी आती है, मुझे भी सारे वर्ड्स आते हैं, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड अचानक से मैंने यहाँ पर कोई वर्ड ऐड कर लिया, हमें अच्छा लगता, हम कभी रसिया चीन घूमने गए थे और मैंने यहाँ पर कोई रसियन वर्ड यूज़ किया अपने कम्युनिकेशन में। कौन सा वर्ड, रसियन या चाइनीज़ या फ्रेंच। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, अब आप परेशान हो गए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, एक डिक्शनरी ढूंढेंगे।
कहीं ना गूगल तो करेंगे कहीं ना कहीं, और जब वो गूगल आप कर लोगे तो उसका मतलब आपको समझ में आएगा, और फिर आपका कम्युनिकेशन वापस चालू हो जाएगा। उसी तरह से तो जो चीज़ आप में ऑलरेडी कोडेड है, ठीक है, आपके कंपाइलर में जो फंक्शन ऑलरेडी कोडेड है, जिनके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहलाते हैं इनबिल्ट। और ऐसे फंक्शन जो कि हैं तो, लेकिन डायरेक्टली कंपाइलर में नहीं है, बल्कि अलग से किसी फाइल में स्टोर करके रखे गए, डिक्शनरी, हमने क्या वर्ड किया यूज़, डिक्शनरी में क्या करके रखे गए। इन फाइलों को, डिक्शनरी को हम कहते हैं लाइब्रेरी फाइल। कौन सी फाइल? लाइब्रेरी फाइल। भाई आप सारी किताबें बैग में लेके नहीं चले जाते हो, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गाइड्स हैं और भी चीज़ें रहती हैं, नोट्स है, थर्ड पार्टी के नोट्स है, कोई सर के नोट्स हैं, तो आप उसको घर पे रख के जाते हैं, अलमारी में रख के जाते हैं। स्कूल जो आप लेके जा रहे हैं वो आपका डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है, तुरंत आपके बैग में मिलेगा। बाकी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? लाइब्रेरी में, अलमीरा में, जहाँ भी आपने रखा है। आप जब उनको लेंगे तो काम हो जाएगा, और अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलेगी। भाई आपने कहा भाई ये कॉपी दिखाओ, मेरे बैग में नहीं है, तो एरर नहीं मिली, तो एरर है ही नहीं मेरे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, वहाँ से अपनी बैग में रख लेंगे, अब कोई एरर नहीं। Similarly, there are some functions, some commands which are defined in some other files. So whenever we want to execute those commands, we have to link that files. First of all, we have to make the linking or inclusion of that file. मुझे उस फाइल को अपने कंप्यूटर में, अपने प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, तभी वो कमांड चलेगी, अदरवाइज वो कमांड नहीं चलेगी। और फॉर दिस पर्पज सी प्रोवाइड्स अस लिंकिंग सेक्शन। सी कहता है कि अगर आपको कोई ऐसी कमांड है जो आपके कंप्यूटर में तो डली है, बट आप उसको यहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक दैट फाइल विथ योर कंप्यूटर और विथ योर प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में उसको क्या करिए, लिंक करिए। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मतलब क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर मैंने कमांड यूज़ करना जा रहा हूँ, एक कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस कमांड का नाम है गेट सी एच। कमांड है फंक्शन गेट सी एच। मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया, अभी देखना क्या क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल चलाते हैं और गेट सी एच करते हैं। तो गेट कैरेक्टर, देखो हेलो वर्ड हाउ आर यू फाइन ये लिखा हुआ है, लेकिन आखिरी वाला मैसेज नहीं आ रहा। कौन सा मैसेज पता है? ओके आई एम फाइन। जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा उसके बाद प्रोग्राम चलेगा, वहां पे प्रोग्राम रुक गया, हॉल्ट हो गया। ये प्रोग्राम क्या हुआ? गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्रोग्राम को रोक देता है फर्दर रिस्पॉन्स तक के लिए। जब तक यूज़र कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई की प्रेस नहीं करेगा, तब तक आगे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं होता। बेसिकली दिस इज एन इनपुट फंक्शन। अभी हम केवल प्रिंट फंक्शन देख रहे थे। ये किसका टाइप हो गया? इनपुट। इनपुट कहता है आप पहले कुछ दो तब मैं आगे बढ़ूंगा, और ये कैरेक्टर इनपुट लेता है। क्या लिखा हुआ? गेट सी एच मतलब गेट कैरेक्टर। क्या लेगा इनपुट में? कैरेक्टर। सर उसने कोड को भी नई लाइन कैरेक्टर बनाना शुरू कर दिया। हाँ कहीं भी देखो आएगा तो न्यू लाइन पे, बिल्कुल न्यू लाइन पे जाके रोका है। देखो कहाँ रोका है इसने, उसके बगल में तो नहीं आ रहा। देखो कहाँ पर, अगर कर्सर यहाँ होता बगल में तो हम कहते न्यू लाइन नहीं आया, पर कर्सर कहाँ है? न्यू लाइन पर है ना, तो न्यू लाइन हुआ है, उसके बाद रुका है, देन आगे बढ़ रहा है। अब अगर यही कमांड मैं चलाऊं और ये कमांड एक्चुअली ना चले, अभी इसलिए चल रही क्योंकि मैंने वहाँ से सी लाइब्रेरी सेट की, तो सी की 4-5 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी यहाँ पे लिंक हो गई। कुछ और फंक्शन देखो अगर मैं चलाऊँ और ना चले, जैसे कि मैंने लिखा एफ प्रिंट एफ हाई लिखा मैंने, चलना चाहिए, लेकिन अब ये चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले देखते हैं भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। ये देखो एरर आ गई, कमांड है, मैं सही कमांड लिख रहा हूँ फिर भी नहीं चल रही, बिकॉज दिस इज द नॉट द पार्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी। ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। तो अब भाई ये कैसे चलेगी, पता लगाना पड़ेगा। ये मैं सिखाऊंगा कि भाई कौन सी कमांड किस लाइब्रेरी में, बट अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसे कोई कमांड हम चलाएंगे जो मुझे पता है किसी और लाइब्रेरी में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लिंक दैट लाइब्रेरी। First of all, we have to link that library. Then compiler can understand that line of the code. So for this, the command is hash include. The command name is hash include. ध्यान से देखिएगा, hash include. This is the command. And put your name of library between this angular bracket. Between this angular bracket. इस angular bracket के अंदर या फिर डबल कोटेशन के अंदर, ध्यान रखेंगे, या तो angular bracket के अंदर या फिर डबल कोटेशन के अंदर आपको उस लाइब्रेरी का नाम लिखना है जिसको आप, जिसका भी ये फंक्शन है, और उस लाइब्रेरी का नाम है stdin.h। जितनी भी लाइब्रेरी हैं, जितने भी हेडर फाइल हैं, उसका नाम .h से शुरू होता है। जितने भी सी की फाइल है उनका एक्सटेंशन .c होता है। पर और सर यहाँ पे जो लाइब्रेरी फाइल्स यूजिंग तो सी की होंगी या किसी और भी
नहीं, सिर्फ सी की होंगी या फिर हमने खुद बनाई होगी। हम भी बना सकते हैं लाइब्रेरी, हमने 4-5 फंक्शन अच्छे बना लिए और मुझे लगा मैं अपने फंक्शन यूज़ करूँगा तो कर सकते हो। देखो ध्यान से, हैश इंक्लूड इज अ कमांड, दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्टिव कमांड। विच कमांड? डायरेक्टिव कमांड। डायरेक्टिव, इसको हम कहते हैं डायरेक्टिव। एनी कमांड दैट स्टार्ट्स विथ हैश, एनी कमांड दैट स्टार्ट्स विथ हैश इज नोन एज डायरेक्टिव। बाद में आप इस वीडियो को देखकर भी नोट्स थोड़े छोटे बना लेना। मेरे नोट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन जब भी समय लगे वीडियो देखो, इसको रिवाइंड करो, उसके बाद से कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ, तो उनको आप बना सकते हैं आराम से। तो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? हैश इज़ ऑलवेज नोन एज द डायरेक्टिव। डायरेक्टिव, ठीक है। तो डायरेक्टिव कौन सा हुआ भाई? हैश इंक्लूड। इंक्लूड डायरेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं। फाइल का नाम कौन सा? std_in, या std_in नहीं, एक्चुअली stdio नाम होता है इसका, stdio.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जितने भी फंक्शन अब इनपुट आउटपुट के होंगे, अब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सारी लाइब्रेरी उठा के रख ली। मैंने कहा मुझे पूरी अलमारी लेके जाना है स्कूल, चलो अब बताओ कौन सी किताब चाहिए, सब निकाल के हम देंगे आपको, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते थे, फिल्टर करके रखता है केवल अपने पास ही कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब मैंने इसको फिर से रन किया, अब चलेगा, अब ये चलेगा, क्योंकि अब मैंने printf को भी क्या कर लिया है? इंक्लूड कर लिया। देखो आ रहा, आई एम फाइन, ओके आई एम ऑल्सो फाइन। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? हाई। हाई भी कहीं आया होगा लेकिन अभी दिखा नहीं क्या हमको? देखें, फिर से देखें, फाइन के बाद कहीं हाई आया था? फाइन के बाद हाई नहीं आया, क्यों? सर शायद से STDIN है, उधर आई होगा। उससे दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है, वो देखते हैं क्यों नहीं आया है। सर आपने ओ नहीं लगाया सर, STDIO में L लिखा हुआ। हाँ इसको मत समझो ये दिस इज़ द नेम ऑफ फाइल, ये फाइल का नाम है, एक std_in एक फाइल का नाम होता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल उस फाइल का नाम मैंने लिखा हुआ है। उसको दिखा दूंगा मैं क्यों नहीं आ रहा, उसका तो कारण पता है मुझे, बट अभी कमांड चल रही है, इस पे ध्यान दो कि वो जो एरर आ रही थी वो चली गई। दैट मीन्स ये कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो कि उस लाइब्रेरी में मिलेंगी। अभी तुम लोगों को इसमें माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये समझना है कि हाँ हमने f+std_in, ओहो std_out लिखना था यहाँ पे मुझे, std_out। ये सारी कमांड आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिलेंगी, सो डोंट वरी। ये सब मैंने कहा ना, बहुत सारी कमांड है जिसका हम प्रिंट के लिए कर सकते हैं। अब आएगा हाई, आएगा, देखो हाई के पहले भी /n लगा था, हाई के बाद भी /n लगा हुआ है। तो हेडर फाइल को दो तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज डबल कोटेड, या फिर जो किताबों में मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको? एंगुलर ब्रैकेट। ये भी बता दूं, दुनिया की सारी किताब में आपको यही मिलने वाला है, कौन सा? एंगुलर ब्रैकेट। बट इसका मतलब ये नहीं कि वही सिर्फ सही है, आप वहाँ पर क्या लगा सकते हैं? डबल कोट भी लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस बता दूं, सी में सारा केस सेंसिटिव है, अगर मैंने इसको कैपिटल आई लिख दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, बोलेगा यार ये तो कमांड हमको मिल ही नहीं रही है, ये आपने क्या लिख दिया, तो ये दिक्कत हो गई। लेकिन जो फाइल का नाम है, ये जो std_in मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैं किसी भी केस में लिख सकता हूँ, किसी भी केस में लिख सकता हूँ std_in हैश इंक्लूड stdio, सॉरी std_in नहीं है, stdio है, stdio। ये कोई दिक्कत नहीं देना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर आप कोई भी केस यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर? उस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। खासतौर पे जो बी वाले बच्चे हैं ना, तुम लोग इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं या कभी कभी फाइंड एरर करने के लिए आ जाता है, तो हम इसको पहले से पहले गोला लगा देते हैं, हाँ ये एरर है, तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ बताऊँगा मैं। कई बार ऐसा होगा कि ये कर्ली ब्रैकेट के बिना हम प्रोग्राम को चलाएंगे, कुछ और ऑप्शन बता के कि यहाँ पे, तो हमको लगेगा पहले हम उसी को स्पॉट करेंगे, हाँ यही एरर है, जबकि एक्चुअली वो एरर होती नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको धीरे धीरे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत डेप्थ में पढ़ाऊँगा मैं, तो समय लेके अब बस आप लोग लगे रहें, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने कौन सा सेक्शन देखा? मेन सेक्शन। मेन से पहले क्या लगता है? लिंकिंग। लिंकिंग हम कर सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगी, अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो अभी हम लिंकिंग को छोड़ सकते हैं। बट अगर कोई पूछे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, द इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी दैट शुड बी लिंक्ड फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम विल बी stdio.h, ठीक है।
यही मेन फाइल है जो कि हमारे इनपुट एंड आउटपुट को सपोर्ट करेगी, जिसका नाम क्या है, stdio। अगली क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे और कौन सी कुछ लाइब्रेरी शुरू करेंगे जिनका क्या काम होता है, क्यों लिंक करते हैं और उसके अंदर क्या फंक्शन है। बचा कौन सा, यूडीएफ पार्ट। यूडीएफ कहता है कि चलो मैंने अपना एक फंक्शन बना लिया, यूजर डिफाइन, हमने यूजर डिफाइन फंक्शन बना लिया वेलकम, ठीक है, हमने क्या बनाया, वेलकम फंक्शन हमारा है, बट कोडिंग तो स्टेटमेंट कमांड तो वही लिखेंगे ना जो हमें मिली हैं, ठीक है। तो प्रिंट या पुट्स ही तो यूज़ करेंगे, तो हमने पुट्स लिख दिया यहाँ पर, आई वेलकम यू, आई वेलकम यू इन माई ट्रेनिंग सेशन। चलो मैंने लिख दिया, लिख तो मैंने दिया, लेकिन मेरे हाथ में केवल लिखना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करते रहो लेकिन चलाने वाला कोई ऊपर वाला है मेन, ठीक है। तो अब ये चलेगा नहीं, मैंने लिख तो दिया बट ये चलेगा नहीं, एरर भी नहीं आएगा, एरर भी नहीं आएगा, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि सी को क्या मतलब, सी कहता भाई मैं चलाऊंगा ना, तुम्हारे मन से थोड़ी ना चलाऊंगा। तो देखो ये इंस्ट्रक्शन भी, ये रिक्वेस्ट भी मुझे किससे करनी पड़ेगी भाई, किससे करनी पड़ेगी, मेन से, मेन से कहना पड़ेगा कि भाई मुझ पे दया करो, मेरा ये एक कमांड है इसको भी चलाओ। तो यहाँ पर अब देखो मेरे कमांड का नाम यहाँ पे क्या हो गया, वेलकम, तो मुझे सिर्फ ये लिखना होगा वेलकम। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग, मैंने सिर्फ वेलकम लिखा और सेमी कॉलन, तो जो भी वेलकम में लिखा होगा ये जाएगा सी नीचे, उसको चला के उठा के ला के ऊपर दिखा देगा, ठीक है। तो अब क्या मैसेज आएगा, हेलो वर्ड हाउ आर यू, आई एम फाइन, और उसके बाद आएगा आई वेलकम यू इन माई ट्रेनिंग सेशन। क्लियर है। तो तीनों सेक्शन मैंने यहाँ बता दिए, फंक्शन का सेक्शन इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा मैं, ये मैं समझ रहा कि हाँ फंक्शन बना के खत्म कर दिया सर ने, ठीक है। ये सिर्फ मैंने पार्ट समझाए, 3 पार्ट समझाए, तीनों ही पार्ट मैंने यहाँ पे बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई लाइव वाले बच्चे सारे। 3 सेक्शन थे, तीनों सेक्शन मैंने बताया, लिंकिंग सेक्शन, मेन सेक्शन, यूडीएफ सेक्शन। बट यूडीएफ सेक्शन विल ओनली वर्क्स व्हेन वी इंस्ट्रक्ट द मेन टू एग्जीक्यूट इट, जब भी मैं कहूँगा कि भाई इसको एग्जीक्यूट करो तभी चलेगा, अदरवाइज हमारा यूडीएफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन चल रहा पहले, टॉप, टॉप टू बॉटम, तो ये कौन सा हुआ, अरे अप्रोच कौन सा हुआ, टॉप डाउन, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के लिए यहीं तक क्लास होगी, और कोई दिक्कत समस्या हो क्लास में, किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।